फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कुछ रिक्वेस्ट आया था कि जो एफसीआई का आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम होने वाला है एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं और नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो वो जो एग्ज़ाम है उनमें एग्रीकल्चर का भी जो सिलेबस है वो ऐड है। तो एग्रीकल्चर का सिलेबस जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी। बाकी रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश जो भी आपका जनरल अवेयरनेस वो तो फिर सिलेबस में है, बट एग्रीकल्चर के अंतर्गत अगर देखेंगे तो ये जो पोर्शन है ये इंक्लूडेड है। तो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है वो मैं उसके जो नोट्स हैं उसका मेरे पास जो भी मटेरियल है वो मैं प्रोवाइड कर दूँगी वीडियो के थ्रू, और उसके बाद इसका PDF टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दूँगी। तो रिक्वेस्ट आया था कि इसके ऊपर भी जो MCQs रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जाए। तो पहले मैं थ्योरेटिकल बता देती हूँ, फिर उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट MCQs टाइप क्वेश्चंस रहेंगे वो भी मैं शेयर कर दूँगी। ओके, तो इससे क्या होगा, ये टॉपिक जो है आपका UPSC का भी सिलेबस में मोस्टली इंक्लूडेड है, और अदर जो भी एग्ज़ाम हैं जो मेंस के अकॉर्डिंग होते हैं उनमें भी यही सेम सिलेबस रहता है। तो हमारा पहला सिलेबस का आप देखिए लाइन है, फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट एज अ फैक्टर ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो आपके इस इन्वायरमेंट में सोशल एंड फिज़िकल जो फैक्टर रहते हैं जो कि इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है, वो जो फैक्टर्स है वो क्रॉप के डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन को, यानी हम क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन यानी किस तरह से, फिर अगर ये फैक्टर्स है तो इन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम क्रॉप को सेलेक्ट करते हैं और क्रॉप को ग्रो करते हैं, और फिर उसके बेसिस पे इन फैक्टर के द्वारा ही अफेक्ट होकर हमारा जो प्रोडक्शन है वो या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी। तो वो मैं आज आपके साथ जो है मेरे पास PDF वो शेयर करूँगी। वीडियो पूरा देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा, और इसके रिलेटेड जो भी MCQs भी रहेंगे वो मैं जल्दी ही शेयर कर दूँगी आपको। ठीक है, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो दिस इज़ द फैक्टर अफेक्टिंग द क्रॉप प्रोडक्शन। तो सबसे पहला आप देखिए क्रॉप प्रोडक्शन या क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक, तो उसके बेसिस के अकॉर्डिंग सबसे पहला पॉइंट है क्रॉप ग्रोथ। जब क्रॉप ग्रोथ करेगा तो क्रॉप का क्या होगा, प्रोडक्शन हो पाएगा। तो क्रॉप का जो ग्रोथ होता है उसको दो फैक्टर के अंतर्गत डिवाइड किया गया है, यानी क्रॉप के ग्रोथ को 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो दे डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन। फर्स्ट वन इज़ द इंटरनल फैक्टर, अनदर वन इज़ द एक्सटर्नल फैक्टर। नाम से क्लियर है, इंटरनल फैक्टर जो है रिलेटेड टू द जेनेटिक और हेरिडिटरी यानी DNA से रिलेट करेंगे। तो इसका हमको अभी स्टडी नहीं करना है। हमारा टॉपिक आज का जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर, और हमारा टॉपिक यही बोल रहा है कि इन्वायरमेंट के जो सोशल एंड जो फिजिकल फैक्टर्स है वो किस तरह से क्रॉप के प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आप देखिए ये पॉइंट्स जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है हमारा, क्लाइमेटिक फैक्टर, सेकेंड वन इज़ द एडेफिक यानी सॉइल से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स रहेंगे वो, और आपका थर्ड है बायोटिक फैक्टर यानी होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी जो लिविंग थिंग है यानी जो जीवित है। और इसके अलावा नेक्स्ट है, फोर्थ है फिजियोग्राफिक जो भी आपके फैक्टर्स हैं वो, एंड लास्ट वन इज़ द सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। इंटरनल फैक्टर जो है जेनेटिक फैक्टर, इसको ज़्यादा डील नहीं करेंगे, तो इसका थोड़ा सा जो ओवरव्यू है वो देखते हैं कि क्या होता है। जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है कि जो क्रॉप का जो यील्ड है बेसिकली वो इंक्रीज़ उनमें इंक्रीज़ होता है, एंड जो भी अदर जो हम जो कैरेक्टर चाहते हैं यानी जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स रहते हैं प्लांट के, वो उनके जेनेटिक से बनते हैं। ठीक है, हमारा या फिर जो इन्वायरमेंट का उसमें कोई योगदान नहीं होता, बिकॉज ऑफ देयर प्लांट के जेनेटिक जो कैरेक्टर्स हैं उनसे जो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। सो द इंक्रीज इन द क्रॉप यील्ड एंड अदर डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स दे आर रिलेटेड टू द जेनेटिक दे मेक अप ऑफ द प्लांट। सो यहाँ पर ये है कि हाई यील्डिंग एबिलिटी कौन कौन सी कैरेक्टर है, जैसे कि जेनेटिक मेकअप प्लांट का जब अच्छा रहता है तो यील्ड तो इंक्रीज़ होगा, साथ ही साथ यील्डिंग एबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। अर्ली मैच्योरिटी ये भी एक
जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर है, ठीक है, रेजिस्टेंट टू लॉजिंग और ड्रॉट, फ्लड एंड सैलिनिटी टॉलरेंस। इसके अलावा इंसेक्ट पेस्ट से भी रेजिस्टेंट और टॉलरेंस। इसके बाद है केमिकल कंपोजिशन ऑफ ग्रेन, जैसे कि जो इम्पॉर्टेंट रहता है पर्टिकुलर क्रॉप में, जैसे कि ग्राउंडनट में है ऑयल इम्पॉर्टेंट है। ऑयल क्रॉप में ऑयल सीड यानी क्रॉप में ऑयल इम्पॉर्टेंट होता है, ऑयल कंटेंट अच्छा होना चाहिए। और फाइबर क्रॉप में फाइबर्स अच्छे होने चाहिए। सीरियल क्रॉप में ग्रेन अच्छा होना चाहिए, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग। क्वालिटी ऑफ द ग्रेन यानी फाइननेस और इसके अलावा कोर्सनेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। क्वालिटी ऑफ द स्ट्रॉ, स्वीटनेस एंड जूसीनेस। जब स्वीटनेस एंड जूसीनेस रहेगा तो उसको एज अ फॉडर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया जेनेटिक फैक्टर, जो कि इतना यहाँ पर हमारे मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये। सो दे अबो कैरेक्टर्स दे आर लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। जो अभी हमने कैरेक्टर देखा, जैसे कि हाई यील्डिंग, शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट इतना इनको अफेक्ट नहीं करता। ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं जब जेनेटिक कैरेक्टर डिस्टर्ब होगा या इन्फ्लुएंस होगा या हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, यानी जेनेटिक मेकअप जो है प्लांट का, वो ये सारे कैरेक्टर को मतलब रिलेट करता है इन सारे कैरेक्टर्स से। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में है आपका सबसे पहला क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर को यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको जैसा कि पता है 50% ऑफ द जो यील्ड है दैट इज़ एट्रीब्यूटेड टू इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेटिक फैक्टर, यानी आपका टोटल 100% में से 50% जो यील्ड है, ठीक है, वो किससे, जो आपके क्लाइमेट में जो भी फैक्टर्स हैं, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो इंक्लूडेड हैं अंडर द क्लाइमेट, उनसे क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो 50% इल डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर। सो द फॉलोइंग दे आर द एटमॉस्फेयर वेदर वेरिएबल विच इन्फ्लुएंस द क्रॉप प्रोडक्शन। तो अब क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जैसे कि प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, सोलर रेडिएशन, विंड वेलोसिटी एंड एटमॉस्फेरिक जो भी गैसेज हैं, वो सारी चीज़ें। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रेसिपिटेशन को। अब आपको एक जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट डाउन करना है यहाँ पर। प्रेसिपिटेशन में क्या क्या आता है, प्रेसिपिटेशन यानी होता क्या है। प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत जो भी वाटर जिस फॉर्म में भी एटमॉस्फेयर पे आ रहा है, जैसे कि प्रेसिपिटेशन को कैसे बोल सकते हैं हम कि ऊपर का जो भी वाटर है, ठीक है, वो मतलब बादलों से जिस भी फॉर्म में हमारा सॉइल सरफेस पे आता है, दैट इज़ प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर। जैसे कि वाटर किस रूप में गिरता है, रेनफॉल के रूप में। इसके अलावा फॉग है, स्नो है, हेल है, ड्यू है, ठीक है, ये सारे रूप में वाटर जो है एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में आता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। तो ये जो है ये आपका प्रेसिपिटेशन आएगा, मतलब ये जो वाटर का गिरना सॉइल सरफेस पे, दैट इज़ प्रेसिपिटेशन। एकदम सिंपल वर्ड में समझा रही हूँ, डिफ़िकल्ट वर्ड में भी डिफाइन करके समझा सकती हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा कि ये नहीं है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के फॉर्म में भी समझा सकती हूँ, पर माइंड में क्लिक रहेगा तो एग्ज़ाम में चीज़ें राइट आंसर आप टिक लगा पाएंगे। तो प्रेसिपिटेशन का फॉर्म पूछा जाएगा तो आपको रेनफॉल, स्नो, हेल, फॉग एंड ड्यू, ये सारी चीज़ें आएंगी। सो रेनफॉल जो है, इन जो पॉइंट्स में से रेनफॉल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है किसी भी स्थान का जो भी लाइक क्रॉप है या क्रॉप ग्रोथ है या वेजिटेटिव कवर है, ठीक है, उस सॉइल सरफेस का, उसको रेनफॉल बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि रेनफॉल पे ही सारी की सारी खेती, क्रॉप ग्रोथ, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है, ठीक। तो टोटल जो आपका प्रेसिपिटेशन है इन अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे ग्रेटली अफेक्ट द चॉइस ऑफ अ कल्टिवेटेड स्पीसीज इन अ प्लेस। तो जो भी हमारा अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन मतलब जितनी मात्रा में पानी गिरा, ठीक है, क्योंकि रेनफॉल मतलब प्रेसिपिटेशन को मैंने पहले आपको बता चुका है कि रेनफॉल के फॉर्म में जो पानी आ रहा है दैट इज़ प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है। तो टोटल अमाउंट ऑफ जो हमारा रेनफॉल है या प्रेसिपिटेशन है, ये क्या करता है, किस पे मतलब किससे ये अफेक्ट होता है या डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये अफेक्ट होता है कि हम किस तरह के जो स्पीसीज़ हैं किसी भी क्रॉप के, उसका सिलेक्शन करते हैं पर्टिकुलर किसी स्थान पे। ओके, सो इससे ये क्या हो रहा है,
इफेक्ट होता है। तो हमको ये पॉइंट याद रखना है कि कोई भी जो टोटल प्रेसिपिटेशन है इन अमाउंट और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किससे अफेक्ट होता है, वो अफेक्ट होगा चॉइस ऑफ अ कल्टिवेटेड स्पीसीज इन अ प्लेस। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हैवी एंड जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल एरियाज रहते हैं वहाँ पर हम किस तरह के क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं। ज़्यादा जो वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप है जैसे कि राइस, टी, जूट, कॉफ़ी, रबर, ठीक है, और ये बेसिकली कौन से एरियाज़ रहते हैं, दे आर इन वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब मैं आपको पॉइंट बताती हूँ, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। यानी ऐसे स्थान जहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है एंड इवनली होती है, मतलब अनइवन नहीं होता, बराबर रूप में हो रहा है और काफ़ी अच्छी मात्रा में हो रहा है। तो जब पानी हमारे पास भरपूर है तो हम ऐसे क्रॉप का सिलेक्शन करेंगे जो अधिक पानी की रिक्वायरमेंट में ग्रो करता है, जैसे कि राइस, आपका रबर, जूट और इसके अलावा टी, कॉफ़ी। और बेसिकली ऐसे एरियाज़ जहाँ पे अधिक मात्रा में पानी होता है वो एरियाज़ होते हैं वेस्टर्न घाट एरियाज़, ठीक। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि इस एरिया में बहुत अधिक पानी होता है और अगर अधिक पानी है तो फिर हम कौन से क्रॉप का सिलेक्शन करेंगे। तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। एंड ऐसे एरियाज़ जहाँ पर पानी कम होता है, कम तो होता है, साथ ही साथ किसी स्थान पर हो रहा है और किसी स्थान पर मे बी नहीं हो रहा है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का, ठीक है, बराबर रूप में नहीं डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब पानी का यानी रेनफॉल का। ऐसा एरिया जो बेसिकली ड्राईलैंड फार्मिंग के अंदर आता है, जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। ड्राईलैंड फार्मिंग में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है और पानी यानी मॉइस्चर डिफिशिएंट कंडीशन मोस्ट ऑफ द टाइम जो रहता है वो बना रहता है। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, ऐसे क्रॉप हम सेलेक्ट करेंगे जो सूखा सहन कर सकते हैं, यानी जिसमें क्या होगा कि कम पानी में भी वो क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो भी मिलेट्स क्रॉप रहते हैं, जो फिंगर मिलेट्स, स्मॉल जो मिलेट्स क्रॉप रहते हैं, कोदो, कुटकी और पर्ल मिलेट्स, सोरघम, माइनर जो मिलेट्स रहते हैं, उनमें क्या होता है, रेजिस्टेंट रहता है, वो कम पानी में भी ग्रो कर लेते हैं। उनको राइस के कंपैरिजन में बहुत ही कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है टू फुलफिल देयर ग्रोथ स्टेजेस। तो ये हो गया। और इसके अलावा एक एरिया होता है, वो होता है डेजर्ट एरिया, जहाँ पर केवल ग्रासेस एंड जो शर्ब्स रहते हैं उनको ग्रो किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। तो वहाँ पर ना हम क्रॉप लगा सकते हैं, ना हम ड्रॉट रेजिस्टेंट ज़्यादा क्रॉप लगा सकते हैं। तो वहाँ पर केवल हम या तो नागफनी टाइप की जो प्लांट्स हैं या फिर ग्रासेस और श्रब्स जो रहते हैं वो ग्रो कर सकते हैं। So though the rainfall has major influence on the yield of the crop, यानी जो रेनफॉल है अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रेनफॉल मेजर इन्फ्लुएंस है इन क्लाइमेटिक फैक्टर्स में, किसके ऊपर, क्रॉप यील्ड के लिए। यानी यील्ड जो है क्रॉप का वो रेनफॉल से, बारिश से अफेक्ट होता है। बट हमेशा ऐसा नहीं है कि पानी बहुत है तो अच्छा यील्ड होगा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता रेनफॉल यील्ड के। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेस हो जाएगा पानी तो क्या होगा, यील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो प्रेसिपिटेशन एज एक्सेस अबव द ऑप्टिमम रिड्यूस द यील्ड्स, सो इट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का, ये मोर इम्पॉर्टेंट दैन द टोटल रेनफॉल टू हैव द लॉन्गर ग्रोइंग पीरियड स्पेशली इन अ ड्राईलैंड एरिया। यानी रेनफॉल मतलब टोटल जो रेनफॉल है यानी टोटल अमाउंट जो है बारिश की या रेनफॉल की, वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इवनली हो। ये इम्पॉर्टेंट होता है कि में ड्राईलैंड एरिया में ग्रोइंग सीज़न को यानी लॉन्गर ग्रोइंग सीज़न, अधिक लंबी अवधि तक आप क्रॉप ले सके, इसके लिए टोटल रेनफॉल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल इन बेसिकली इन अ ड्राईलैंड एरिया और रेनफेड एरिया में भी, दोनों एरिया में। बट देखा जाए तो जो लॉन्गर ग्रोइंग जो सीज़न है हमको वो ड्राईलैंड एरिया में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती, क्योंकि वहाँ पर साल भर पानी नहीं अवेलेबल हो पाता। सेकेंड पॉइंट है हमारा यहाँ पर टेम्परेचर।
टेम्परेचर जो है आफ्टर रेनफॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, इज़ अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अ हीट एनर्जी, यानी हीट एनर्जी जो आ रहा है, ठीक है, ऊपर से, तो वो हीट एनर्जी की ये एक इंटेंसिटी को मेज़र करता है कि किस इंटेंसिटी से आ रहा है, बहुत टेम्परेचर बहुत हाई है या बहुत लो है। दिस इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द हीट एनर्जी। सो द रेंज ऑफ टेम्परेचर, द मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ द मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल प्लांट इज़ बिटवीन 15 to 40 डिग्री सेल्सियस, यानी इससे कम होगा तो अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, इससे मैक्सिमम होगा तो अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। तो यहाँ पर एक मिनिमम और मैक्सिमम का जो रेंज है वहाँ पर मेंशन किया गया है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। सो द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द आपका जो इक्वेटर यानी लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, ठीक। तो किससे डिटरमाइंड हो रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, दैट इज़ लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। सो ये जो है ये इन्फ्लुएंस करता है क्रॉप प्लांट्स एंड वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को। कौन, टेम्परेचर। जो जर्मिनेशन है, फ्लावरिंग है और ग्रोथ डेवलपमेंट जो है क्रॉप का, ये बहुत ही अधिक इन्फ्लुएंस होते हैं टेम्परेचर से। अधिक टेम्परेचर होगा तो फ्लावरिंग में भी इनहिबिट हो सकता है, पॉलन शेडिंग होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक। सो और फ्रूट के टाइम भी फ्रूट क्रैकिंग और बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं अगर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होता है तो। दे अफेक्ट द लीफ प्रोडक्शन, एक्सपेंशन एंड फ्लावरिंग। Okay, now physical and chemical process within the plants, they are also governed by the air temperature। जो यानी आपके प्लांट्स के अंदरूनी पार्ट्स में फिजिकल एंड जो भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं वो भी किससे गवर्नड होते हैं, एयर में जो टेम्परेचर होता है, एयर टेम्परेचर जो होता है उससे। डिफ्यूज़न रेट ऑफ द गैसेज एंड लिक्विड्स द चेंजेस विद द टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन या चेंजेस आएंगे तो डिफ्यूज़न रेट है किसका, जो गैस और लिक्विड जो डिफ्यूज़न के थ्रू प्लांट्स में इन और आउट हो रहे हैं वो अफेक्ट करेंगे और वो भी चेंज होंगे विद द टेम्परेचर। डिफरेंट जो मिनरल्स हैं और डिफरेंट जो भी सब्सटेंट है प्लांट में जो कि बाहर से अंदर जा रहे हैं, सो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे कि जो मिनरल्स हैं जो कि सॉइल से प्लांट लेता है, अपटेक करता है, अपटेक ऑफ मिनरल पे वीडियो है, आप देख लीजिएगा तो समझ आ जाएगा चीज़ें आपको, वहाँ पर टेम्परेचर भी रोल प्ले कर रहा है। सो द मिनिमम मैक्सिमम above which crop growth ceases and optimum temperature of individual plant, it's called a cardinal temperature। आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है व्हाट इज़ द कार्डिनल टेम्परेचर। कार्डिनल टेम्परेचर मतलब होता है, एक टेम्परेचर होता है जो होता है मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम। अबोव विच क्रॉप ग्रोथ क्या होगा, रुक जाएगा। इससे मिनिमम से ज़्यादा अगर मिनिमम यानी मिनिमम से कम होगा तो भी क्रॉप ग्रोथ नहीं होगा, वो कोल्ड कंडीशन चले जाएगा, चिलिंग इंजरीज हो जाएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। और मैक्सिमम अगर होगा तो आपका क्रॉप जो है उतना हीट जो है वो सहन नहीं कर पाएगा। सो दिस मिनिमम एंड मैक्सिमम यानी जिसके बाद क्रॉप का जो ग्रोथ है ऊपर नीचे अगर ये टेम्परेचर होगा तो क्रॉप का ग्रोथ जो है वो अफेक्ट करेगा यानी रुकेगा, ठीक है। और ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो कि हर एक प्लांट का होता है, इंडिविजुअल प्लांट के अलग अलग ऑप्टिमम टेम्परेचर होते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम के बीच का जो टेम्परेचर है दैट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड अ कार्डिनल टेम्परेचर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर इंपॉर्टेंट क्रॉप का मेंशन है। राइस का मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद अगर कम होगा तो ग्रोथ जो है वो सीजेस होगा। ऑप्टिमम 32 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए और मैक्सिमम 36 से 38 तक में भी ग्रो कर सकता है। वीट जो है 4.5 डिग्री सेल्सियस और आपका ऑप्टिमम 20 एंड मैक्सिमम 30 से 32 और सो ऑन दैट है मेज, सोरगम, टोबैको, यू कैन सी। ओके, नाउ थर्ड वन इज़ द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी विच इज़ ऑल्सो नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिनोटेड बाय RH। वाटर जो है किसमें जो
आपको यहाँ पर डिफ़ाइन करना हो अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, तो सबसे पहले आपको ह्यूमिडिटी को जानना ज़रूरी है। तो एटमॉस्फेयर, जैसा कि आप जानते हैं, एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट रहता है। सो वाटर इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन फॉर्म ऑफ द इनविजिबल वाटर वेपर। हमारे जो वातावरण यानी जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर हमको पता है कि क्या है, वाटर प्रेजेंट है हमारे चारों ओर के एटमॉस्फेयर पे, पर वो हमको विजिबल नहीं है। तो इनविजिबल फॉर्म में वाटर वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में वाटर जो प्रेजेंट होता है, ये नॉर्मली ह्यूमिडिटी है। ठीक है, जब वाटर वेपर की मात्रा अधिक होगी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, वाटर वेपर की मात्रा एटमॉस्फेयर में कम होगी ह्यूमिडिटी कम होगी। सो वाटर बेसिकली किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? इनविजिबल वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है। इट कॉल ह्यूमिडिटी। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है, ये रेशियो होता है बिटवीन द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट प्रेजेंट इन टू द एयर टू द सैचुरेशन कैपेसिटी ऑफ द एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो ये क्या है? ये एक रेशियो है किनके बीच का? कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो कि प्रेजेंट है इन द एयर, यानी इसको आप ऐसा मतलब कैलकुलेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट प्रेजेंट इन द एयर रेशियो सैचुरेशन कैपेसिटी ऑफ द एयर एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि आपके एटमॉस्फेयर में कितना जो मतलब मॉइस्चर है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है जो प्रेजेंट है, और ये जो किस पर्टिकुलर टेम्परेचर में ये जो एयर है वो पूरा सैचुरेट हो जाता है। तो वो टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ जो आपका मॉइस्चर है, वो इनका जब डिवाइडेशन होगा, यानी इनका जो रेशियो होगा, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाएगा। सो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यदि 100% है, इसका मतलब ये है कि आपका जो पूरा इंटायर स्पेस जो है, इट इज़ फिल्ड विद द वाटर एंड देयर इज़ नो सॉइल एवोपोरेशन एंड प्लांट ट्रांसपीरेशन, यानी पूरे तरीके से वाटर से फिल्ड है पूरा स्पेस। क्योंकि 100% ह्यूमिडिटी मतलब क्या है? वाटर वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना, इनविजिबल जो है। तो अगर 100% ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, यानी पूरा सेचुरेट हो चुका है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में। क्योंकि हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन में यही देखा था कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट प्रेजेंट इन द एयर divided by the saturation capacity of the air at a particular temperature। तो जब ये पूरे स्पेस वाटर से फिल हो जाएंगे और यहाँ पर कोई चांसेस नहीं है कि सॉइल से एवापोरेशन हो और प्लांट से ट्रांसपीरेशन हो, क्योंकि पानी पूरी तरीके से फिल है। तो वहाँ पर कोई पानी का जो एवापोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन के फॉर्म में जो लॉस होता है वो नहीं है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इन्फ्लुएंस होता है द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप, इन्फ्लुएंस करता है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप को। यानी जो सभी फसलों की अलग अलग वाटर यानी पानी की जो जल मांग है वो अलग अलग रहती है। ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उससे अफेक्ट होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी जो 40 से 60% जो है ये सूटेबल होती है मोस्ट ऑफ द जो हमारे कल्टिवेटेड क्रॉप्स हैं उनके लिए। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। वेरी फ्यू क्रॉप्स जो हैं दे कैन परफॉर्म वेल व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ 80% एंड अबव। तो बहुत ही रेयर कंडीशन के क्रॉप हैं जो 80% से ऊपर अगर आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो परफॉर्म अच्छा करते हैं। बाकी तो 40 से 60% जो है वो बेस्ट है। व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ हाई देयर इज़ अ चांस फॉर द आउटब्रेक ऑफ पेस्ट एंड डिसीज। ऑब्वियस सी बात है, आपके पूरे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है तो जो कंडीशन है वो इन्फ्लुएंस करेगा पेस्ट एंड डिसीज के ग्रोथ को, क्योंकि यहाँ पर एवोपोरेट नहीं हो पा रहा है वाटर और एकदम जो आपका ह्यूमिडिटी कंडीशन है वो बना हुआ, आर्द्रता है चारों ओर। तो फिर जो आपका इंसेक्ट है उनके ग्रोथ के लिए बेस्ट स्टेज होता है या बेस्ट कंडीशन होता है ये। फोर्थ वन इज़ द सोलर रेडिएशन, ठीक है, विच विदाउट लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट, यानी बिना सोलर रेडिएशन के लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। So from germination to the harvest and even the post harvest अफेक्ट बाय द सोलर रेडिएशन, यानी आपका क्रॉप जर्मिनेट होगा तो भी सोलर रेडिएशन से मतलब अफेक्ट होगा। देन आपका हार्वेस्टिंग स्टेज एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी प्री कूलिंग करते हैं आप, ड्राइंग करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस है जिसमें आपको सोलर रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होती है और इससे ये जो है अफेक्ट होते हैं। सो बेसिकली टोटल यानी बायोमास यानी जो आपका बायोलॉजिकल यील्ड होता है, यानी जो इकोनॉमिक एंड बायोलॉजिकल यील्ड होते हैं
जो क्रॉप का बायोमास प्रोडक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? लाइट पे। लाइट होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो फूड मटेरियल बन पाएगा प्लांट में। बायोमास ही नहीं बनेगा तो प्लांट का कोई वैल्यू नहीं रह पाएगा। सो बायोमास प्रोडक्शन बाय फोटोसिंथेटिक प्रोसेस रिक्वायर लाइट, और ये लाइट हमको सोलर रेडिएशन से मिलेगा। All the physical process taking place in the soil, plant and environment, they are depend on the light. Most of the cases में light पे ही सब चीज़ें depend करती है। Solar radiation control the distribution of temperature and their by distribution of crop in a particular region. क्योंकि टेम्परेचर से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप अफेक्ट हो रहा था, अब टेम्परेचर को कौन कंट्रोल कर रहा है? सोलर रेडिएशन कंट्रोल कर रहा है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप को भी अफेक्ट करेगा। विजिबल रेडिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म ऑफ द प्लांट। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म ऑफ प्लांट में कौन सा रेडिएशन रिक्वायरमेंट होता है या इम्पॉर्टेंट होता है, तो विजिबल जो रेडिएशन आते हैं वो। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो कि होता है PAR, जो कि 0.4 से 0.7 म्यू, ठीक है, रेंज पे होता है। ये एसेंशियल होता है कार्बोहाइड्रेट और आपका जो भी बायोमास है प्लांट में, लीफ जो है बायोमास जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट जो रेंज है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की वो होती है 0.4 से 0.7 म्यू। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये याद रखना पड़ेगा बिल्कुल आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट है। इसके अलावा अलग अलग हैं, 0.4 से 0.5 म्यू ब्लू वॉयलेट एक्टिव है, ठीक है, और 0.5 से 0.6 में ऑरेंज रेड कलर एक्टिव रहेगा, और 0.5 टू 0.6 म्यू में ग्रीन एंड येलो लो एक्टिव रहेगा ये। नाउ फोटो पेरियोडिज्म इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू अ डे लेंथ। जो प्लांट रहते हैं वो दिन की अवधि से प्रभावित होते हैं या उसके लिए रिस्पॉन्स देते हैं। तो दिन की अवधि से जो प्लांट प्रभावित होते हैं ये कहलाता है, ठीक है, फोटो पेरियोडिज्म। तो इसके अकॉर्डिंग प्लांट को लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स में डिवाइड किया गया है। शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट्स जो होते हैं और इसमें क्या होता है, इनको 12 घंटे से कम यानी लेस देन 12 आवर्स जो रहता है डे लेंथ रिक्वायरमेंट होती है, यानी दिन की अवधि अगर 12 घंटे से कम है तो ये ग्रो करते हैं। जैसे कि आपका राइस है, सनफ्लावर है ना, कॉटन, यानी कम अवधि वाला दिन रहता है, जल्दी जल्दी दिन हो जाता है, रातें लंबी रहती हैं। तो राइस, सनफ्लावर एंड कॉटन दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। एग्जाम में पूछ सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप कौन सा होता है, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। राइस शॉर्ट ड्यूरेशन है, सनफ्लावर डे न्यूट्रल में भी आता है, बट इन केस ऑफ अगर पूछा जाए तो फिर आप डे लेंथ पूछा जाएगा तो लेस देन 12 ही लगाना। कॉटन लॉन्ग डे में जिनको मोर देन 12 आवर्स डे लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि बार्ले, ओट, कैरेट एंड कैबेज, ठीक है, कैरोट्स एंड केबेज ये सब्जियों के अंतर्गत आते हैं। डे न्यूट्रल यानी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दिन की अवधि लंबी है कम है, सभी कंडीशन में ग्रो अप कर लेते हैं। देयर इज़ नो और लेस इन्फ्लुएंस ऑन द डे लेंथ, जैसे कि एग्जांपल है आपको टोमेटो एंड मेज, एकदम याद करना, टोमेटो एंड मेज। फोटोट्रोपिज्म मतलब क्या होता है, जब प्लांट रिस्पॉन्स करता है लाइट के डायरेक्शन की ओर, जैसे कि सनफ्लावर, जैसे जैसा सनफ्लावर कैसे देखे आपने, सनफ्लावर का हेड जो है वो लाइट के डायरेक्शन में रहता है, अट्रैक्ट होता है वो लाइट के डायरेक्शन से, तो दैट इज़ कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म, जब आपका प्लांट रिस्पॉन्स करता है लाइट के डायरेक्शन की ओर। फोटो सेंसिटिव मतलब होता है सीजन बाउंड वेराइटीज डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द लाइट रिसीव्ड, यानी ऐसी वैरायटी जो डिपेंड करता है कि उनको मतलब पर्टिकुलर सीज़न के ऊपर, क्योंकि उनको कौन अफेक्ट कर रहा है, जो क्वांटिटी ऑफ लाइट जो वो रिसीव्ड कर रहे हैं सोलर रेडिएशन से, इनके बेसिस पे वो बाउंडेड, सीजन बाउंडेड वेराइटीज़ होती हैं, तो दैट इज़ द फोटो सेंसिटिव वेराइटीज़। एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ द विंड वेलोसिटी। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसके बाद तुरंत जो वीडियो है उसमें डील कर दूंगी विंड वेलोसिटी, और इसके बाद जो एडेफिक फैक्टर्स हैं, तो ये एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा फैक्टर, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, मेन जो था वो क्लाइमेटिक फैक्टर ज़्यादा बड़ा है, तो मैं उसको डील कर दूँगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी से मतलब ये सारी चीज़ें पॉइंट जो क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा।